हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमपीएससी मेंस पेपर 2 का हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता ही है इसमें हमने कॉन्सिक्यूटिवली 3 पार्ट के अंदर, दैट मीन्स आज के जो सेशन है हमारा, जो पेपर 2 का हमारा सेट था, सेट बी हम लोग डिस्कस करने वाले कंप्लीटली 1 to 100 क्वेश्चन। दैट मीन जिस तरीके से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था 50-50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे पार्ट 2 मैंने अपलोड करके रखा था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 के बीच में। जिस तरीके से पार्ट 1 भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज के सेशन में हमारा जो पेपर 2 है, यहाँ पे हमने स्टार मार्क करके भी रखा है, कंप्लीटली पेपर 2 हम लोग एक ही सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले, जहाँ से हमारे क्वेश्चन होने वाले फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 100। ये हमारा पार्ट 3 के अंदर हमारे दोनों भी पेपर सेट 1 और सेट बी हमारा कंप्लीटली कवर अप हो जाएगा। ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन 2023 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से जानना कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए अगर आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा। ठीक है, सभी एस्पिरेंट्स को इसको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन बाय हम लोग डिस्कस करने वाले। अगर आपको 2019 का भी पेपर चाहिए होगा तो वो भी हमने अपलोड करके रखा है, इसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। ये हमारा सेट बी है गाइस, ठीक है, पेपर 2 है। पेपर जो 1 है वो भी हमने अपलोड करके रखा था 5 पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट जो पार्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 100, ये हमने एक ही पार्ट के अंदर हमने कंप्लीटली कवर अप करा दी। ये सारे सेशंस आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। एक चीज़ आपको मेंशन करा देता होगा, अगर आपको प्रीलिम्स के लिए क्लियर करना होगा ठीक है अच्छी तरीके से, तो आपको एक मराठी का कोर्स, कंपलसरी कोर्स है गाइस, ये आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आता है। आप देख सकते हो ये जो सारे टॉपिक्स है आपको सिर्फ 99 रुपीज़ के लिए 1 साल के लिए विथ फ्री ई बुक्स, और ये वीडियो कोर्स है गाइस। ये हमारा कुछ ई बुक का कोर्स नहीं है, ई बुक तो आपको हम लोग फ्री एडिशनली दे रहे हैं ये सारे टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए। सारे टॉपिक्स के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियोस अवेलेबल है, ये हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर अपलोडेड है। आप इसको फ्लैट 50 कूपन कोड लगा के 199 का जो प्राइस है इसको सिर्फ आप 99 रुपीज़ में परचेस करके अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हो। काफ़ी प्रूवन कोर्स है, अभी तक की जितनी भी एग्जामिनेशन हुई 100% इसमें से ही क्वेश्चन बने गए, ठीक है। आप देख सकते हो जो भी अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन हुई थी, ठीक है। तो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा, डेफिनेटली डू चेक इट आउट विच इज़ अवेलेबल ऑन द कोचिफाई एप्लीकेशन। साथ ही साथ आपको बता दूं, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारे जो एप्लीकेशन है दोनों उसको भी ज्वाइन करके रखना है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए। जितने सारे एस्पिरेंट जो इंटरेस्टेड है मॉक टेस्ट के लिए, प्लीज़ मुझसे एक कम्युनिकेट कीजिए। आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आने वाले समय के लिए कितने एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करें इस एग्जामिनेशन के लिए। जैसे आपको पता है 17 दिसंबर को इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, ठीक है। अप्रैल में इसका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो उसके पहले आपको अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझसे कम्युनिकेट कीजिएगा। कमेंट करके आप मुझसे बता सकते हो कि आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली आपको मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी से जल्दी। सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते गाइस और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 1 क्या है, थोड़ा सा हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, इस पेपर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करके रखे, अभी आने वाले जो 10 क्वेश्चंस है, ठीक है, ये एलिमिनेशन के क्वेश्चंस है। ये हमने 10 के 10 क्वेश्चन जो है हमारे जो ई बुक है यूपीएससी जी का जो हमारा कोर्स था उसके अंदर हमने इसको डिस्कस करके रखा था। एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, मैं आपको बताता हूँ। और हालांकि वो कोर्स के अंदर ही नहीं, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी सेशन आपको मैंने प्रोवाइड किया थे। एज इट इज क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास में। The illumination at a surface due to source of a light placed at a distance d from the surface varies at। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो गाइस तो आपने इसको क्वेश्चंस को देखते बारे में इसका करेक्ट आंसर मार्क कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 1/d²। मैंने आपको ये लॉ भी बताया था, ये लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन में हमने मेंशन किया था, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। मैंने आपको मेंशन करके बताया था कि ये लॉ क्या बताता है हमारा, इल्यूमिनेशन ऑफ अ सर्फेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेस एंड अ पॉइंट सोर्स। ये मान लो हमारा पॉइंट सोर्स है, जैसे इल्यूमिनेशन हो रहा है, ये जो हमारा एलिमिनेशन हो रहा है एक कोई सरफेस के ऊपर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एज इट इज सेम क्वेश्चन विदाउट एनी चेंजिंग एनी ऑप्शंस। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कोर्स में भी हमने पढ़ा था और इसको यूट्यूब पे भी पढ़ा के रखा है। अगर आपको एलिमिनेशन को प्रिपेयर करना होगा आने वाले इसके लिए, तो एक सेशन मैंने काफी अच्छी तरीके से बना के रखा है, उसके लिंक अगर आप चाहिए होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारे चैनल पर जाके भी सर्च कर सकते हो। उसको काफी फायदेमंद है। 10 में से 10 क्वेश्चन भी आपके यहाँ से आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया था, एलिमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर अ हाई प्रिसीजन वर्क लाइक मशीनिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एटसेट्रा इज अलाउड डैश लक्स। ठीक है, मैंने आपको मेंशन किया था कि आपको एलिमिनेशन लेवल के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा कि अलग अलग जगह पे हमें एलिमिनेशन लेवल की रिक्वायरमेंट रहती है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हाई प्रिसीजन वर्क बोला, जैसे मशीनिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, तो उस केस पे हमारे पास अराउंड 1000 से लेकर 2000 लक्स के एलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। काफी स्टैटिक क्वेश्चन है गाइस, कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश आर पर्टिकुलरली सुटेबल इन अ फॉग एज देयर लाइट कैन पेनिट्रेट द फॉग बेटर। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन बताए गए, जैसे कि मर्क्यूरी वेपर लैंप हो गया, सोडियम वेपर लैंप हो गया, मेटल हेलाइड और ग्लो लैंप। तो इसमें से कौन सा लैंप जो है हम लोग फॉग कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो लाइट है वो फॉग को भी पेनिट्रेट करती है। ठीक है, फॉग में भी उसके जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई देती है। तो वो लैंप है हमारा, वो रहता है हमारा सोडियम वेपर लैंप। आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर सोडियम वेपर लैंप्स ही हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। ओके, क्योंकि इसमें फॉग कंडीशन में भी उसकी काफ़ी हालांकि एफिशिएंसी अच्छी रहती है और जो उसका लाइट भी काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये फॉग को पेनिट्रेट कर सके हमें एक प्रॉपर हमें लाइट हमें एलिमिनेशन दे सकता है। ओके, तो जैसा ही हमारा जो बल्ब है ये हमारा वार्म अप होता है तो सोडियम वेपर जो है हमारी एक्साइट होती है और ये हमारा एक येलो लाइट, ठीक है, ये कौन सा लाइट प्रोवाइड कराती है, येलो। और इसका वेवलेंथ भी अगर एग्जामिनेशन में पूछेगा तो वो भी ध्यान में रखिएगा 589 nm। ठीक है, ये वेवलेंथ भी ध्यान रखिएगा, ये वेवलेंथ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस वेवलेंथ का ये जो कलर है, ठीक है, ये हमें सोडियम वेपर लैंप प्रोवाइड कराता है। ओके, और उसकी खास बात है कि ये फॉग को भी पेनिट्रेट करके हमें लाइट प्रोड्यूस कराता है। ऑप्शन 2 उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आया होगा कि सॉलिड एंगल का यूनिट पूछ लिया गया हमें। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेराडियन। मैंने आपको मेंशन किया था कि सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट इन अ स्पेस बाय एरिया, दैट इज द एंगल एनक्लोज्ड इन अ वॉल्यूम फॉर्म बाय द न्यूमरस लाइंस लाइंग ऑन द सरफेस एंड मीटिंग एट द पॉइंट। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना होगा तो प्लीज एलिमिनेशन का सेशन जाके देखिएगा। ठीक है, अराउंड 60+ विथ कॉन्सेप्ट में हमने क्वेश्चन को फॉर्म में इस एलिमिनेशन टॉपिक को कवर अप किया गया। वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करना चाहते हैं तो ये आप सेपरेटली जाके पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में इसको डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या फॉर्मूला क्या है? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ओके, इसका जो सिंबल होता है वो ओमेगा है और हम लोग मेजर करते हैं स्टेराडियन में। ऑप्शन 2 उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एज इट इज पूछा गया। ये हमारा सेट बी है गाइस, तो आपके अकॉर्डिंगली आपके पास जो भी A B C D सेट आया होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हमने जेईई के एग्जामिनेशन में भी देख लिया था। 1 लक्स इज इक्वल्स टू 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, एलिमिनेशन में जो एलिमिनेशन डिफाइंड होता है एज अ ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया, डिनोट किया जाता है बाय सिंबल ई, मेजर्ड होता है इन अ लक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम लोग मीटर कैंडल भी या फिर फुट कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है फॉर्मूला जो आप देख सकते हो, ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। ल्यूमिनस फ्लक्स ये क्या हो गया हमारे पास में 5 में, और एरिया क्या A। ठीक है, लक्स दैट मीन्स ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ओके, लक्स का ही जो अल्टरनेटिव हमारे पास डेरिवेशन है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। सेम है, आपको मैंने मेंशन किया था कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है ल्यूमेंस। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एंड इट इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ अ 1 कैंडल पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इन ऑल डायरेक्शन। ल्यूमिन मतलब क्या होता है? कैंडल पावर ऑफ अ सोर्स मल्टीप्लाइड बाय सॉलिड एंगल। ठीक है, जो हम लोग कैंडल पावर CP इंटू ओमेगा ऐसा लिख सकते हैं। और टोटल फ्लक्स जो इमिट होता है बाय सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर इज 4 पाई ल्यूमेंस। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि पाई हो गया, ठीक है, 2 पाई हो गया, ठीक है, 4 पाई है, 3/4 पाई, ऐसे ऑप्शन रह सकते हैं आपको आने वाले एग्जामिनेशन में, तो वो भी बात ध्यान में रखिएगा। मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुनिएगा अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये जो पेपर 2 है गाइस, मैं पर्टिकुलरली बताना चाहता हूँ, ये जो पेपर 2 है काफ़ी इजी रह चुका है एज कम्पेयर टू द पेपर 1। ठीक है, ये हमने एनालिसिस से भी हमने नोट करके आपको बताया था, और जितना एस्पिरेंट्स का हमारे पास रिव्यू है वो भी हमने मेंशन करके बताया। ठीक है, अब देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या है, ये हमारा ल्यूमेंस हमने ऑलरेडी देख लिया। ओके, बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? द फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई टू द फ्लोरेसेंट ट्यूब इज प्राइमरीली 2। देखिए, कैपेसिटर का फंक्शन पूछा गया हमें। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इट इज फॉर अ प्राइमरीली इंप्रूविंग द सप्लाई पावर फैक्टर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ड्यू टू द बलस्ट, जो हम लोग चोक यूज कर सकते हैं, काफी हाई इंडक्टिव चोक होता है। ठीक है, उसको इंप्रूव करने के लिए, उसके कारण जो हमारे पास में एक कॉम्पेंसेशन करने के लिए हम लोग जो फ्लोरेसेंट ट्यूब में कैपेसिटर यूज करते हैं, इट इज फॉर इंप्रूविंग द सप्लाई पावर फैक्टर। और अगर ये कैपेसिटर जो है इसका वैल्यू भी पूछ लिया गया तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। इट इज अ 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ये भी आप ध्यान में रखना होगा। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 था हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इग्नाइटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प। ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग सा लगा गाइस एस्पिरेंट्स के मन में। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो बोर्ड ने मेंशन किया, ठीक है, वो सोडियम वेपर लैम्प से। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। मैं मेंशन करा देता हूँ गाइस। देखिए, एक तो सोडियम वेपर लैंप हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग रिफाइन कर सकते हैं हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, और दूसरा जो है एक मेटल हेलाइड है।
ठीक है, मेटल हेलाइड। ये दोनों भी जो लैम्प्स होते हैं गाइस, ठीक है, दोनों भी लैम्प्स जो है हमारे HID फैमिली के बल्ब है। ठीक है, HID का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प्स जो है उसके ये दोनों भी पोर्शन है। ठीक है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, जो HID में हमारे पास में जो बेसिक इसका डिफरेंस होता है कि जो मेटल हेलाइड लैम्प है, ठीक है, ये हमारे पास व्हाइट कलर प्रोड्यूस करता है हमारा। ठीक है, और हाई प्रेशर सोडियम वेपर जो लैम्प है, ठीक है, वो हमारे पास एक ऑरेंजिश कलर का हमें, ठीक है, एम्बर ऑरेंज हम लोग उसको कहते हैं, वो हमारा लाइट प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इग्नाइटर है फॉर HPSV लैम्प, ये इसका कनेक्शन डायग्राम भी आपको मेंशन कर देता हूँ, ये भी हमारा रहता है। ये पर्टिकुलरली क्या है, हमारे पास में लाइन और न्यूट्रल रहता है। एक हो गया यहाँ पे हमारे पास में कैपेसिटर रहता है, लाइक ये होगा लाइन एंड न्यूट्रल। ओके, यहाँ पे हमारे पास में बलस्ट रहता है। ठीक, ओके, देन यहाँ पे हमारे पास में इग्नाइटर रहता है इसका, इसके 3 टर्मिनल रहते हैं जस्ट लाइक द सेम। ओके, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से शॉर्ट सर्किट करके हम लोग यहाँ पे हमारा लैंप रहता है पर्टिकुलरली। ओके, इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। ये होता है हमारे पास में लाइव, और ये हो गया हमारे पास में न्यूट्रल। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है 3 है, नन ऑफ दी अबव। अगर यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ऐसा रहता कि हमारे पास मेटल हैलाइड, तो वो तो करेक्ट रहता है, लेकिन सोडियम वेपर में भी ये हमारा इग्नाइटर यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था गाइस वो है हमारा सोडियम वेपर लैंप्स। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ अ फ्लोरेसेंट लैंप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट। मैंने आपको सेम क्वेश्चन पढ़ा है और सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया। मैंने आपको बताया था गाइस कि जो फ्लिकरिंग इफेक्ट होता है वो हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी पे काफी प्रिडोमिनेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली जो है जो फ्लोरेसेंट लैंप है जिसमें हमारे पास में मैग्नेटिक बैलास्ट फ्लिकर रहते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली अननोटिसेबल रहते हैं। जैसे अगर हमारा 100 हर्ट्ज होकर है, ठीक है, 100 से लेकर 140 120 हर्ट्ज तक के जो गया वो अननोटिसेबल रहता है। ठीक है, लेकिन उसके हाफ अगर हो जाता है उसकी लोअर फ्रीक्वेंसीज पे उसका जो फ्लिकर इफेक्ट है वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रहता है और देखने को मिलता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उड़े नवीन प्रश्न करें, नवीन प्रश्न क्या अप्लाई करें, द वैक्यूम इनसाइड एन इनकैंडेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, जो इनकैंडेशन बल्ब रहता है हमारे, उसके अंदर का जो वैक्यूम रहता है उसका हमारा प्रेशर कितना रहता है। ठीक है, वैक्यूम हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर का जो प्रेशर है वो कितना है हमारे पास। इस यहाँ पे 4 ऑप्शन में बताया गया। सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा था और सेम एज इट इज क्वेश्चन भी हमने इसके पहले डिस्कस कर दिया था। ओके, 10⁻⁴ mm ऑफ Hg। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर का वैक्यूम रहता है इन साइड ऑफ एन इनकैंडेशन लैंप। ओके, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। 10 क्वेश्चन जो थे एज इट इज हमें क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले इस MPSC में। तो आप सोच सकते हो ये 10 on 10 आप इसमें से क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से मार्कअप कर सकते थे। ओके, इसलिए मैं आपको रेगुलरली सेशन रिकमेंड कराते रहता हूँ, आपको अच्छी तरीके से देखना होगा। एक और सेशन मैंने आपको रिकमेंड किया था कि इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन जो है वो सेशन देख लीजिएगा, वहाँ से हमें 1 से 2 क्वेश्चन इस सेशन में देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ अ UHV लाइन अबव 500 kV इज डन बेस्ड ऑन द व्हाट। ठीक है, देखिए इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन जो रहता है अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस के लिए जिसकी जो वोल्टेज रेंज है अबव 500 kV, वो इसमें से कौन से फैक्टर पर डिसाइड किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा उसकी जो स्विचिंग सर्जिस है उसके ऊपर उसका इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन डिफाइन किया जाता है। ओके, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। काफी बेसिक सा और सिंगल लाइनर क्वेश्चन हमें MPSC ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the selection of surge arrestor voltage rating of a EHV system depends on। बोला क्या गया, द सिलेक्शन ऑफ सर्ज अरेस्टर वोल्टेज रेटिंग। जो सर्ज अरेस्ट का वोल्टेज रेटिंग रहता है अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के लिए, ठीक है, सॉरी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के लिए जो है हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, टाइप ऑफ द सिस्टम टू बी हैंडल एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है अरेस्टर्स की उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अरेस्टर्स या फिर हम लोग उसको डायोवर्टर्स कहते हैं, 4 अलग अलग तरीके की जो चीज़ें होती है। मैंने आपको बताया था कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, सर्ज एब्जॉर्बर क्या होता है, सर्ज अरेस्टर क्या होता है। ये हमने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कोर्स है हमारा एक सेपरेट कोर्स है उसके अंदर हमने अच्छी तरीके से पढ़ा के रखा है किस तरीके से लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। ठीक है, क्लाउड टू क्लाउड किस तरीके से होते हैं, क्लाउड टू ग्राउंड किस तरीके से होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई घर है तो उसके ऊपर किस तरीके से लाइटिंग होती है वो हमने इसके अंदर डिस्कस करके रखा। सेपरेट जो है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को आप ज्वाइन करके अच्छी तरीके से उसको पढ़ के रखिएगा। नहीं तो ये होता क्या है, पर्टिकुलरली हम लोग ट्रांसमिशन की चीज़ें पढ़ने जाए तो एक सेपरेट एक ही सिंगल जगह पे हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, जो सर्ज अरेस्टर का वोल्टेज रेटिंग डिफाइन करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम्स के लिए, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, उसके टाइप ऑफ सिस्टम्स के ऊपर, और जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है अरेस्टर्स के उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग सर्ज अरेस्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में गैप्ड या फिर हम लोग कन्वेंशनल टाइप आता है, गैपलेस या फिर हम लोग उसको मेटल ऑक्साइड टाइप ये हमारे सर्ज अरेस्टर्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
द स्विचिंग ओवर वोल्टेज इन अ पावर सिस्टम नेटवर्क्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, जो स्विचिंग ओवर वोल्टेज रहते हैं पावर सिस्टम नेटवर्क के अंदर उसका ऑर्डर क्या है, हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। इसका जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज रहता है, ठीक है, वो ऑर्डर उसका क्या रहता है 2 से लेके, मान लो हम उसके 3 से लेके 3.3, जनरली 3.3 पर यूनिट के बीच में रहता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। 2.5 और 3.3 पर यूनिट ये भी हमारा लाई कर रहा है इस रेंज में, तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्विचिंग ओवर वोल्टेज रहते हैं पावर सिस्टम्स के अंदर, इसका जो ओवर वोल्टेज वैरी करता है वैरी करता है 1 से लेके 10 मिली सेकेंड्स के बीच में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते गए कुछ फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चन, तो ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राउंड वायर शील्ड्स द ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर फ्रॉम इंड्यूस्ड चार्जेस फ्रॉम क्लाउड्स एज वेल एज फ्रॉम, ठीक है। ग्राउंड वायर क्या करता है, शील्ड करता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स को फ्रॉम इंड्यूस्ड चार्जेस, क्लाउड से भी तो करते हैं, और उसी के साथ किससे करते हैं, हमारे लाइटनिंग डिस्चार्ज है। तो जो ग्राउंड वायर क्या है वो काम करता है हमारे जो लाइन कंडक्टर है उसको इंड्यूस चार्जेस से, क्लाउड से, ठीक है, उसको इंड्यूस चार्जेस से तो बचाता ही है, किसके कारण होने वाले, क्लाउड के कारण और लाइटनिंग डिस्चार्ज के कारण। ओके, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इट रिड्यूसेस द वोल्टेज इंड्यूस इन द लाइन कंडक्टर ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ द नेबरिंग क्लाउड्स एज वेल। ओके, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉम्पेंसेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम इज व्हाट। ओके, देखिए बोला क्या गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कॉम्पेंसेशन जो करते हैं हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम का, इसमें से कि सबसे पहले तो हम लोग फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, सारे पावर ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर, ठीक है। फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मतलब क्या होता है कि हमारा वेरी नहीं होता, ठीक है। मान लो अगर हमारा वोल्टेज बढ़ता भी है फिर घटता भी है, तो हमारा जो वोल्टेज है परफेक्टली हमारा एक जो प्रोफाइल वो मेंटेन करता है, ठीक है। दूसरा है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास टू मीट द इकोनॉमिकल वे ऑफ रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम, जो हमारे पास में रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन रहता है या फिर किसी चीज़ के लिए रिएक्टिव पावर की ज़रूरत रहती है, वो हम लोग जो कॉम्पेंसेट करते हैं, या पर्टिकुलरली जो टॉपिक आता गया ये फैक्ट्स में आता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ये टॉपिक सारी चीज़ें डिस्कस होते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है। ये सारे जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक और ऑप्शन मैंने बता दिया कि उसका वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये है हमारा कॉम्पेंसेशन का, जो हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम में कॉम्पेंसेशन करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हो, देखिए आप ही की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे 200 भी क्वेश्चन जो है 200 क्वेश्चन हमने एज इट इज डिस्कस करा दिए गए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा। वी आर वेरी नियर टू रीच 100K, ठीक है। ये हमारा गोल क्लियर करा दीजिएगा, और इसी तरीके से आपको सेशंस मिलते रहेंगे। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी होगी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इन अ 12 पल्स वॉल्व ऑपरेशन द मोस्ट ट्रबलसम हार्मोनिक्स ऑन एसी साइड आर, ठीक है। एसी साइड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रबलसम ऑपरेशन जो हमारा हार्मोनिक्स कौन सा रहता है, 12 पल्स वॉल्व ग्रुप है, ठीक है। तो इसका जो एसी साइड का हार्मोनिक्स अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एसी साइड के लिए, तो आपको इसका एक फैक्टर ध्यान में रखना होगा 2n + -1, ठीक है। अगर हम डीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 12n ये रहता है हमारा, ठीक है। तो 12n + -1, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपको जो 12 पल्स वॉल्व ग्रुप ऑपरेशन में जो ट्रबलसम हार्मोनिक्स रहते हैं वो रहते हैं हमारा 11th और 13th। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम के अंदर जो 12 पल्स ब्रिज कन्वर्टर रहता है, ठीक है, 12 पल्स ब्रिज कन्वर्टर है, उसका मेजर हार्मोनिक्स कौन से एलिमिनेट होते हैं उसमें, वो 5th और 7th एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रबलसम हार्मोनिक्स वो रहते हैं हमारे पास 11th और 13th उसके केस में, ठीक है। ये एलिमिनेट होते हैं और ये हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और जो हार्मोनिक्स का जो ऑर्डर रहता है, ठीक है, 6 पल्स ब्रिज और 12 पल्स ब्रिज का वो रहता है 6K ±1। ये भी बात ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन HVDC कन्वर्टर स्टेशन इक्विपमेंट यूजिंग थायरिस्टर इट इज नेसेसरी टू यूज अ लार्ज नंबर ऑफ थायरिस्टर्स इन सीरीज। देखिए हम लोग लार्ज नंबर ऑफ थायरिस्टर्स को सीरीज में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सीरीज में यूज़ करने का हमारा क्या मकसद रहता है, आपको एक चीज़ देखा होगा कि जब भी रजिस्टर्स हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, या फिर जब भी हम लोग बैटरीज, ठीक है, सेल्स को हम लोग सीरीज में एडअप करते हैं तो होता क्या है, उसकी वोल्टेज कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। ओके, मान लो हमारा ईच 1.5 वोल्ट का है, ठीक है, 1.5 इसके कारण का इक्विवेलेंट हमारे पास वोल्टेज कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 4.5 वोल्ट। उसी तरीके से सीरीज में भी जो हम लोग थायरिस्टर्स कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो लो होने के कारण हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द गुड अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोफाइल। ओके, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए मैच द पेयर के फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। यहाँ पे एक इंसुलेटर टाइप मेंशन किया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में हमारे पास में, उसका पर्पस या फिर कॉन्फ़िगरेशन या फिर काफ़ी यूज़ किया जाता है। सेम एज इट इज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कोर्स है उसके अंदर हमने पढ़ा के रखा था, और सेम यहाँ पे आपको मैच द पेयर के फॉर्म में पूछ लिया गया। सिंपल है गाइस। पिन टाइप, अगर हम लोग पिन टाइप ऑफ इंसुलेटर की बात करते हैं तो आपको पता है कि वोल्टेज उसका लिमिटेशन है अप टू 33 kV तक ही हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली सस्पेंशन टाइप की बात करते हैं तो सस्पेंशन टाइप जो है हमारे पास में वो हमारा स्ट्रिंग इंसुलेटर वर्टिकल पोजीशन में हम लोग लगाते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर आपने देखा होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है हमारे पास में स्ट्रेन टाइप। स्ट्रेन टाइप जो है इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। ये अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी आप इसको मार्कअप कर सकते थे। देखिए मैं कैसे बताता हूँ, क्योंकि शैकल टाइप जो है ये हमारे लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होता है, तो हम लोग एक आधा ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ऑप्शन इसका 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 4 3 2 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अगेन मैच द पेयर के फॉर्म में पूछा गया। एक साइड में आपको इक्विपमेंट बताया गया और दूसरी साइड में हमारे पास में एप्लीकेशंस है। इक्विपमेंट में क्या है हमारे पास है, मेटल ऑक्साइड अरेस्टर्स, ठीक है। मेटल ऑक्साइड अरेस्टर जो है हमारा सर्जेस के अकॉर्डिंगली सर्जेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या है, ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर मेंटेनेंस अगर करना होगा तो हम लोग आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक ट्रस्ट फ्री, मान लो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पोर्शन पे एक हेल्दी सिस्टम पे वर्क कर या फिर हमें इस पे मेंटेनेंस करना होगा तो यहाँ पे लाइव सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे भी लाइव सिस्टम है। इसको हमें रेस्ट, हमारे माइंड में पीस चाहिए कि हमने ये कंप्लीट सिस्टम को आइसोलेट करके रखा है। यहाँ पे कोई भी हमारे पास में मान लो एक डिस्चार्ज करंट या फिर हमारे पास कोई भी लाइव का कनेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी पर्सन यहाँ पे ऑपरेट कर रहे होंगे, ठीक है, वो पीस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पे ऑपरेट कर सके। अगर मान लो सर्किट ब्रेकर का यहाँ पे मेंटेनेंस करना है, आइसोलेटर बनाया जाता है कि नो लोड पे ऑपरेट हो, ठीक है। ये होता क्या है कि आइसोलेट कर देते हैं हमारे पास हेल्दी सिस्टम, ठीक है, टू द फॉल्टी सिस्टम, या फिर जहाँ पे हम लोग मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये है हमारे पास में आइसोलेटर का वर्क। ओके, ये हमारा थर्ड इसका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑटो रिक्लोजिंग सर्किट ब्रेकर। ये क्या करते हैं, हमारे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इंप्रूव कराते हैं, और जो डिफरेंशियल रिले ये हमारा प्रोटेक्ट करता है जनरेटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओके, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। दैट मीन्स 4 3 2 1 अगेन सेम सीक्वेंसिंग यहाँ पे लगा दिया। और हाँ, एक चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है, जिंक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं एज अ रेजिस्टर, जिसको हम लोग ZNO डाइवर्टर करके भी यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन केस ऑफ HVDC सिस्टम देयर इज, ठीक है। HVDC सिस्टम में आपको मैंने मेंशन किया था, HVDC और HVAC में हमने जिसका डिफरेंस भी आपको मैंने बता दिया था गाइस, कि इसके अंदर ना तो उसका चार्जिंग करंट रहता है ना तो स्किन इफेक्ट रहता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई वोल्टेज DC सिस्टम के अंदर काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है, 0 है, इसी के कारण काफ़ी हमारे पास में एडवांटेजेस है, लेकिन इसी के कारण भी हमारे पास में इसका जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है वो हमारी बढ़ जाती है, और पर्टिकुलरली हमारा इंस्टॉलेशन और बाकी सारी चीज़ें बढ़ जाती है, बट ये काफ़ी एफिशिएंट है एक सर्टन किलोमीटर्स के बाद में। ओके, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द लोकेशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन डिपेंड्स अपॉन द सेवरल टेक्निकल फैक्टर्स सच एज। जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन रहता है उसके जो लोकेशन रहता है उसके कुछ टेक्निकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके उसका एक हो गया वोल्टेज लेवल और उसका वोल्टेज रेगुलेशन कंसिडरेशन, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन की बात की गई, उसका वोल्टेज लेवल भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसका वोल्टेज रेगुलेशन कंसिडरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में मेजरली वो चीज़ होती है, मान लो एक फार्देस्ट एंड में आपका घर है, ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो रेगुलेशन है वो मेंटेन रहे, आपको 230 वोल्ट ही मिलना चाहिए, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ से सेंडिंग एंड से। तो इसमें क्या है, रेगुलेशन कंसिडरेशन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के वक्त ये भी पॉइंट कवर करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंसिपल टेक्निकल पैरामीटर्स ऑफ एलिवेटर्स आर। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, काफ़ी बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बिटवीन ऑप्शन 1 एंड 2। देखिए मैं बताता हूँ, एलिवेटर्स जो रहते हैं हमारे पास, ओके, एलिवेटर्स में हमारे सबसे मेजर चीज़ होती है उसकी रेटेड लोड और रेटेड स्पीड, ये 2 मेजर उसके टेक्निकल पैरामीटर्स है। हालांकि रेटेड स्पीड तो है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट जो है हम लोग, ये सेकेंडरी चीज़ होती है। ओके, जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी स्पीड होती है, ठीक है, दूसरा होता है उसका लोड, ठीक है, दूसरा उसका बात है कि नंबर ऑफ एलिवेटर्स कितने हैं, कि इसका डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक। तो जो कंट्रोल सिस्टम है इट इज़ नॉट अ इंटीग्रल पार्ट, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ एलिवेटर्स डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास में प्रिंसिपल टेक्निकल पैरामीटर्स बोलेंगे तो उसकी रेटेड स्पीड और रेटेड लोड, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन 1 में गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23, टू लिमिट द लाइन चार्जिंग करंट लॉन्ग डिस्टेंस EHV लाइंस आर कनेक्टेड विद अ डैश एट द बोथ एंड्स। ये क्वेश्चन जो है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज, और सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिला।
अगर हमें लाइन चार्जिंग करंट को लिमिट करना होगा लॉन्ग डिस्टेंस EHV लाइन, दैट मीन्स एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लाइन रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइन रिएक्टर्स इट इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक इंडक्टर्स। ओके, ये हमें लाइन चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका जो सडन चेंज इन करंट होता है उसको अपोज करता है। उसी तरीके से कैपेसिटर्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। तो जो ट्रांजिएंट चेंजेस होते हैं हमारे पास में पर्टिकुलरली उसको लिमिट करने का जो काम रहता है, जैसे कि लाइन चार्जिंग करंट हो गया, उसको लिमिट करने का काम हमारा लाइन रिएक्टर ये करता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर यूज्ड फॉर ओनली कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन आफ्टर डी एनर्जाइजिंग देम। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शंस बताए गए, सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शंस, हालांकि नन ऑफ दिस और बोथ 1 and 2 है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछेंगे। आइसोलेटर ही ऐसा है जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था। ठीक है, कि अगर हमारे सिस्टम को हमने डी एनर्जाइज करता है तो उसके बाद में वो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स आइसोलेटर्स आर यूज्ड फॉर ओनली कनेक्टिंग एंड डिस्कनेक्टिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन आफ्टर डी एनर्जाइजिंग देम। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अगर पॉइंट नहीं रहता तो ऑप्शन भी हमारे चेंज हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास में, इन डैश इज अ न्यूट्रल एक्सटेंशन ऑफ अ सबस्टेशन कंट्रोल सिस्टम। देखिए, साइबर सिक्योरिटी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है हमारा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इज अ नेचुरल एक्सटेंशन, नॉट अ न्यूट्रल, नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ अ सबस्टेशन कंट्रोल सिस्टम। आपको पता है आजकल जो सारे हमारे पास में सबस्टेशन है वो कंप्लीटली कनेक्टेड है इंटरनेट से। ठीक है, कंप्लीटली हमारे पास में वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है। तो इसमें हमारे पास में TCP IP प्रोटोकॉल भी यहाँ पे हमारा यूज़ किया जाता है। मान लो एक जगह अगर ये कनेक्टेड है तो इसमें साइबर सिक्योरिटी का भी बड़ा ये हो सकता है कि इसमें वायरसेस भी आ सकते हैं। ठीक है, या फिर ट्रोजन वगैरह रह सकते हैं, वॉर्म्स रह सकते हैं, वायरसेस रह सकते हैं, और इंटरनेट बेस्ड अटैक अगर हमारे सिस्टम पे हो जाते हैं तो मान लो हमारे सबस्टेशन कंट्रोल सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया तो पूरे हमारे एरिया के भी पावर को डिस्टर्ब कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी है ये हमारा नेचुरल एक्सटेंशन है हमारा सबस्टेशन कंट्रोल सिस्टम का। यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी और ह्यूमन सेफ्टी ये तो नेक्स्ट चीज़ें हो जाती है। ओके, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंटीग्रल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने और इन्हीं क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर लोकेटेड इन द इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन एंड द लोड स्टेशन। तो जो हमारे ग्रिड सबस्टेशन रहते हैं वो हमारे जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेटर्स के बीच में कनेक्टेड रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, फंडामेंटल क्वेश्चन था गाइस, ये पर्टिकुलर JEE का क्वेश्चन है। ठीक है, JEE लेवल में ऐसे डिफाइंड नहीं है हालांकि, बट ये JEE लेवल में काफ़ी ज़्यादा हमने उसके पहले भी डिस्कस करके रखा है। सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर EHV लाइन्स टू इम्प्रूव पावर फैक्टर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। ठीक है, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर EHV लाइन्स टू इम्प्रूव पावर ट्रांसफरेबिलिटी सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो इसमें जो है गाइस ये आप चारों भी ऑप्शन मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको मेंशन कर रहे थे क्यों इसका आंसर सीरीज कैपेसिटर है। देखिए यहाँ पे बोला गया है पावर ट्रांसफरेबिलिटी जो हमें इंप्रूव करनी होगी तो उसके लिए हम लोग सिर्फ सीरीज कैपेसिटर का यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग सीरीज रिएक्टर की बात करते हैं तो जो सीरीज रिएक्टर्स यूज़ करते हैं तो ये हमें करंट लिमिटिंग के लिए, ठीक, करंट लिमिटिंग के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, और शंट रिएक्टर, ठीक है, शंट रिएक्टर की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो शंट रिएक्टर है ये हमारा पावर एब्जॉर्बर है। ठीक है, पर्टिकुलरली इट इज एब्जॉर्बर ऑफ रिएक्टिव पावर। इसके कारण क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग पावर ट्रांसफरेबिलिटी की बात करना चाहते हैं कि इफ यू हैव टू इंक्रीज द पावर ट्रांसफरेबिलिटी सिग्निफिकेंटली देन द ऑप्शन विल बी सीरीज कैपेसिटर ओनली। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन था और ये जानबूझ के दे दिया गया क्वेश्चन है क्योंकि आप इसमें ऑल ऑफ दिस आंसर मार्क कर सकते, क्योंकि ये हम लोग इसके डेप्थ में नहीं जाते। हमें लगता है कि शंट कैपेसिटर और सीरीज रिएक्टर और सीरीज कैपेसिटर बोथ आर सेम थिंग, बट ऐसा नहीं है। सीरीज कंपनसेशन में भी देखिए फैक्ट्स में काफ़ी बड़ी अलग अलग चीज़ें भी आती है। ठीक है, अगर आप किसी को भी अगर लगता है कि फैक्ट्स में अच्छी तरीके से आपको मेंशन करा दो कि जो हमारे पास में जो ट्रांसमिशन लाइन में जो कॉम्पेंसेशन होता है रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन, व्हाट इज सीरीज कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, सीरीज रिएक्टर वगैरह, तो ये मैं मेंशन करा दूंगा। उसके लिए आपको मुझे रिस्पॉन्स चाहिए होगा। जितने एस्पिरेंट्स कहेंगे कि ये मुझे फैक्ट्स का एक सेशन चाहिए करके सेपरेट, मैं यूट्यूब पे उसका डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास में, विद द हेल्प ऑफ डैश द इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइंस आर कनेक्टेड टू एनी बस बार थ्रू आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर। ठीक है, देखिए विद द हेल्प ऑफ बस कपलर से ही जो है ये इसका इस तरीके से आइकॉन रहता है विद बस कपलर। ठीक है, हम लोग इनकमिंग और आउटगोइंग लाइंस को कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, थ्रू एनी बस बार थ्रू आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर्स। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस बार है, बस कपलर है, बस बार तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता गाइस। ठीक है, काफ़ी कॉमन सेंस की बात थी, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 2। ठीक है, 3 और 4 तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द इक्विपमेंट कॉस्ट ऑफ अ गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन इज नेचुरली दैट ऑफ द इंसुलेटेड सबस्टेशन। ठीक है, जो गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की कॉस्ट बोल रही गई है, ठीक है, वो एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन से कितनी होती है, वो हमारी हायर होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे लीकेज का और यहाँ पे सीलिंग का जो काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो उसके लिए कॉस्ट ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो इंप्रूव हो जाती है एज कम्पेयर टू दैट एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, which set of rules are to be verified on a completion of wiring on any new installation? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। हम लोग देख सकते हैं कि हमने जो आई रूल 1956 पढ़ के रखा, ये तो हमने रूल्स पढ़ के रखे, लेकिन आप देख ही सकते हो यहाँ पे सिर्फ ऊपर का ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसमें से कौन सा ईयर है आई रूल्स का, वो हमें पूछा गया। तो आई रूल 1956 आपको देखते ही विद इन 5 सेकंड इसका आंसर करेक्ट मार्क करना था। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 इसका सेशन है, यूट्यूब पे काफ़ी पॉपुलर सेशन है गाइज। आप डायरेक्टली आई रूल 1956 डालते हैं तो सबसे पहले हमारा ही सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के रखिएगा। इसके अंदर हमने जो भी इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉक्स कैसे मिलता है, शॉक्स मिलने के बाद उसके लिए कौन सा प्रावधान है, रूल कौन सा रूल नंबर है। ठीक है, उसके बाद में वोल्टेज लेवल क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग अंडरग्राउंड केबल्स के लिए रूल चाहते हैं तो वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेजेस के लेवल्स क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने कवर अप करके रखे, तो डेफिनेटली वॉच आउट। ठीक है, और इसमें सिर्फ आपको ईयर पूछा गया, तो आई रूल 1956 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, इन अ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में जो फंक्शन है हमारा रनिंग कैपेसिटर का, जो हमारा सीरीज में रहता है विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज टू, ठीक है, इट इज़ फॉर इंप्रूविंग द पावर फैक्टर। ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन था गाइस। ओके, ये जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में हमारे पास में रनिंग कैपेसिटर का फंक्शन होता है, इट इज़ फॉर द इंप्रूविंग द पावर फैक्टर। यहाँ पे हमारे पास में इंप्रूव स्टार्टिंग टॉर्क क्या ऑप्शन बताया गया, प्लीज़ इसको वेरीफाई कीजिएगा। ओके, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था इंप्रूविंग फॉर द पावर फैक्टर, क्योंकि हमने एज इट इज क्वेश्चन ये डिस्कस करके रखा है इसके पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है कनेक्ट की जाती है थ्रू अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ओके, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्टेड की जाती है, जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग रहती है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, रनिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो सकता है। दोनों भी वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्टेड रहती है क्या, नहीं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज टू कंट्रोल सप्लाई वोल्टेज, ऐसा नहीं है बिल्कुल गाइस, क्योंकि काफ़ी कॉमन से ऑप्शन थे। ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। कॉमन से ऑप्शन इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप रेगुलर हो, मेरे सेशंस देख रहे हो, ठीक है, अगर आप रेगुलरली सेशंस को देख रहे हो गाइस, तो आपको ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसके बियॉन्ड काफ़ी अच्छे इन डेप्थ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करके रखा है। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर था इसका, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है हमारे पास में, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड व्हेन प्लेट्स आर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैं समझा देता हूँ इसको, अच्छी तरीके से समझना होगा। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, जब उसके जो प्लेट्स रहते हैं, ठीक है, वो हमारे बैकवर्ड बेंड किए जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको तीनों भी तरीके के मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये मान लो सेंट्रीफ्यूगल पंप का है, ठीक है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास में रेडियल वेंस, यहाँ पे बीच में कनेक्टेड है, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास में रेडियल वेंस। दूसरा है हमारे पास में बैकवर्ड वेंस। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास में बैकवर्ड। लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन। ओके, एंड थर्ड है हमारे पास में, ठीक है, फॉरवर्ड वेंस। मैं समझा देता हूँ इसको, अच्छी तरीके से देखिएगा गाइस। ये देखिए, बैकवर्ड वेंस मतलब ये जो प्लेट्स है कुछ बेंट है टुवर्ड द बैक। ओके, ये स्ट्रेट है रेडियल में। ओके, एंड देन हमारे पास में फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है। ये हमारे पास में फॉरवर्ड, राइट। अभी देखिएगा, इसमें मेजर कंसर्न क्या होता है कि अगर हमारा बैकवर्ड कर्व ब्लेज है, ठीक है, तो इसका जो वेन एग्जिट एंगल है, ठीक है, ये लेस देन 90 डिग्री होता है, इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। ओके, अगर फॉरवर्ड कर्व ब्लेज है तो उसका जो वेन एंगल है, ठीक है, वेन एग्जिट एंगल जो रहता है वो मोर देन 90 डिग्री रहता है। ओके, और ये जो वेन एग्जिट एंगल है ये हमारा परफेक्टली 90 डिग्री रहता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। मेजरली चीज़ जो होती है, ये जो पंप्स है वो हमारे फॉरवर्ड कर्व ब्लेड से डिज़ाइन नहीं किए जाते। ठीक है, इसका कारण क्या है कि जो ये हमारा अनस्टेबल फ्लो कंडीशन प्रोवाइड कराता है हमारे फॉरवर्ड वेंस, ठीक है, फॉरवर्ड कर्व वेंस,
बैकवर्ड कर्व वेन्स ही हमारे जनरली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और ये इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द अदर टू, ओके, और इसमें काफ़ी स्टेबल वाइड रेंज ऑफ फ्लो हमें देखने को मिलता है, ओके। हालांकि जो फॉरवर्ड है इसका भी यूज़ होता है यहाँ पे जब हमारे पास में हायर प्रेशर रेशियो रहता है, ठीक है, जब हमारा हायर प्रेशर रेशियो है तब हम लोग इसको फॉरवर्ड वेन्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें पर्टिकुलरली देखने को मिलता है जब हमारे प्लेट्स जो है वो बेंड रहते हैं फॉरवर्ड, जो बेंड रहते हैं बैकवर्ड, नॉट अ फॉरवर्ड गाइस, ठीक है। गलती से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता टू, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको बैकवर्ड कंसिडर करके इसका आंसर मार्क किया था, ठीक है। इट इज बेंड टूवर्ड्स बैकवर्ड, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसका जो एक प्रॉपर्टीज भी आती है पर्टिकुलरली, ठीक है, वो भी हम लोग आने वाले इसमें डिस्कस कर लेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड NPSHR बाय पंप इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो नेट पॉजिटिव हेड सक्शन हेड रिक्वायर्ड रहता है बाय पंप इट इज प्रोपोर्शनल टू द, इसका करेक्ट आंसर है स्क्वायर ऑफ स्पीड। मैं आपको इसका फॉर्मूला मेंशन करा देता हूँ, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। P1 डिवाइडेड बाय रो जी माइनस PV इंटू रो जी प्लस VS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। अभी देखिए एक एक टर्मिनोलॉजी से आपको पता होनी चाहिए कि एक एक टर्म का उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। P1 क्या होता है, ये होता है गाइस हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आता है इनलेट, ठीक है, इनलेट का प्रेशर है, ठीक है। ये जो रो है, ठीक है, आपको जिस तरह P जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास फ्लूइड डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रहता है, ठीक है, ओके। G क्या है, G हमारे पास में स्टैंडर्ड ग्रेविटी, जिसका उसका जो वैल्यू आपको पता होगा 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। PV क्या होती है, ये होती है हमारे पास में वेपर प्रेशर, ओके, वेपर प्रेशर होता है, ओके। ये तो हमने दो टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस करके रखे। एंड दिस VS इज व्हाट, ठीक है, VS इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ अ स्पीड, ओके। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यूब ऑफ द स्पीड ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। अब देख सकते हो अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता रहता है तो हम लोग इसका आंसर डेफिनेटली करेक्ट मार्क करके आ सकते हैं। इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है गाइस पर्टिकुलरली। Next question is to operate an oversized compressor at a unloading mode for a longer period, the derating of a compressor is at a lower frequency, lower capacity is obtained by। अगर हमें ओवरसाइज कंप्रेसर जो है अनलोडिंग मोड पे ऑपरेट करना है, लॉन्ग मोड पे, ठीक है, लॉन्ग पीरियड पे ऑपरेट करना है, तो जो ड्यूरेशन है कंप्रेसर का एट लोअर कैपेसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिड्यूसिंग द RPM एंड सुटेबल चेंजिंग पुली साइज। ये दोनों भी मेथोडोलॉजी लगा के हम लोग जो ओवरसाइज कंप्रेसर है, ठीक है, अनलोडिंग मोड पे लॉन्ग पीरियड पे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय डी रेटिंग द कंप्रेसर एट अ लोअर कैपेसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग RPM को रिड्यूस कर सकते हैं और उसके जो पुली साइज है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। बोथ आर ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पंप टोटल हेड इज 47 मीटर, वॉल्यूम फ्लो रेट इज 0.019 मीटर क्यूब पर सेकंड, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द पंप एफिशिएंसी इज 60%, देन द शाफ्ट पावर विल बी व्हाट, ओके। देखिए जो इफिशियंसी रहती है, ओवरऑल इफिशियंसी, वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो है हमारे पास वाटर पावर डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर, राइट, विच इज अगेन इक्वल्स टू ओमेगा क्यू एच डिवाइडेड बाय P, राइट। तो जो P है, P को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अगेन दैट ओमेगा क्यू एच डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ओके। तो इसको अगर हम लोग अगेन लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू रो जी इंटू क्यू एच डिवाइडेड बाय P। तो इसमें हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी पे कितना गिवन है, लेट मी चेंज द कलर, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर 0.6 है एफिशिएंसी, ओके, विच इज इक्वल्स टू रो, ठीक है, 1000 इंटू 10 इंटू 0.019 इज व्हाट, ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट, ओके। क्यू का जो वैल्यू हमारे पास है और हेड की बात की गई तो 47 मीटर का इसका हेड है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 47 डिवाइड बाय एक्स, ये क्योंकि पावर ही निकालना है ना, ठीक है। देन द शाफ्ट पावर दैट मीन्स दिस पावर, ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है कितना करके, यहाँ पे हम लोग एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसका जो कंप्लीट आंसर आता है, यह आता है 14883, ठीक है, 14883.33, ठीक है, विच इज नियरली इक्वल्स टू
14.5। ओके, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो 14.5। ठीक है, 14.88 इज नियरली इक्वल्स टू 14.5। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। 14.5 किलोवाट ये इसका शाफ्ट पावर रहेगा। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए था, ये आपको एक सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और डायरेक्टली अगर आप इसको कैलकुलेशन करते, देखिए ये कैलकुलेशन अगर आपको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करने थे, इसके लिए भी मैंने सेशन डाल के रखा, कल ही मैंने आपको मेंशन किया था। 20 से 30 मिनट्स का एक सेशन है, उसको जाकर देख लीजिएगा किस तरीके से आप इसको क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने इसके अंदर डिस्कस करके रखा है, सो दैट आप उसको काफ़ी कम समय के अंदर इसका एक्यूरेट आंसर मार्कअप कर सकते थे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हेड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डैश वेयर एन इज अ स्पीड। देखिए हेड जो है, काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है किसके प्रोपोर्शनलिटी है, यही क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इस बातों का ध्यान में रखिएगा और इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन रखनी होगी। जो हेड रहता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ अ स्पीड पे, जहाँ पे एन डिफाइन करता है हमारे स्पीड पे, राइट। इट इज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो एच एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n square and it is again directly proportional to the d square. Okay, option 3 will be the correct answer in this case. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन्यूमीटर इज यूज टू। आपने कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरीके से मीटर देखा भी होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारे फैन फ्लो, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पंप हेड एंड डिस्चार्ज इन पंप्स नहीं, ये फैन फ्लो का है। ठीक है, इसके अलग अलग मेथड और इसके अलग अलग यूज भी है पर्टिकुलरली, तो एन्यूमीटर जो है हम लोग ऑप्शन 1 फैन फ्लो के मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक पावर रिक्वायरमेंट इन अ कंप्रेसर इज डिफाइंड एज। जो स्पेसिफिक पावर रिक्वायरमेंट है कंप्रेसर में किससे डिफाइन होती है, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन इन किलोवाट टू द वॉल्यूम डिलीवर्ड। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन इन किलोवाट टू द वॉल्यूम डिफाइंड टू द वॉल्यूम डिलीवर्ड। ये हमारा स्पेसिफिक पावर रिक्वायरमेंट इन द कंप्रेसर। सिंपल से डेफिनेशन है, अगर आपको उसको पंप्स एंड कंप्रेसर के क्वेश्चन पढ़ना होगा तो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ के जाएगा, क्योंकि बेसिक सी क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डीजल इंजन एज अ प्राइम मूवर हैज। यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कि उसके हाई, इसका सिर्फ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है, गुड टॉर्क रहता है, या फिर हाई इनिशियल कॉस्ट रहता है। तीनों भी ऑप्शंस इसके फैक्टर जरूरी, क्योंकि इसकी इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा है और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और उसका टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है हमारा डीजल इंजन का, एज अ प्राइम मूवर करके वो यूज़ करना चाहते हैं। प्राइम मूवर दैट मीन्स हम लोग इसको कपल करेंगे, ठीक है, टू एन अल्टरनेटर एंड वी कैन जनरेट द पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल डिक्रीजेस विथ। सेम क्वेश्चन जो गाइस हमने डिस्कस करके रखा था, जो पेपर 2 है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ गाइस, अराउंड 50 क्वेश्चन, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने एज इट इज डिस्कस करके रखे, और उसके बियॉन्ड भी क्वेश्चन जो है हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करके रखा। तो आप देख सकते हो, मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा था वो आपको गो थ्रू कर लेना होगा। अगर कोई एस्पिरेंट इस सेशन को बाद में भी जाके देखता है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, एंड इफ ही इज विलिंग टू प्रिपेयर फॉर एमपीएससी, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। ठीक है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, उस टाइम पे मैं आपको गाइड करा दूंगा, तो डोंट वरी। ठीक है, ये सेशन मैंने आपको, ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है मैंने आपको डायरेक्टली मेंशन किया था, यहाँ पे R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला नहीं लगाना है गाइस। ठीक है, मैंने आपको मेंशन किया था, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहता है केबल का, वो डिफाइन किया जाता है R इज इक्वल टू रो ट्वाइस बाय एल नेचुरल लॉग ऑफ R2 डिवाइड बाय R1। ओके, R1 क्या है, ये हमारा रेडियस ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है, एंड R2 क्या है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ द आउटर लेयर है, ठीक है, रेडियस ऑफ द आउटर लेयर। और L क्या है, ये हमारे लेंथ ऑफ द केबल है, ये बात ध्यान में रखना होगा। तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है हमारे केबल का, वो डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द इंसुलेशन ऑफ केबल। ठीक है, दैट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, जैसे लेंथ बढ़ता है या कम हो जाएगा, अगर लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a power cable and communication cables are to run parallel in the minimum distance between them to avoid interference should be। इसका जो वैल्यू है इसका mm में भी होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन है यहाँ पे। हमारे पास स्पेसिफिक एक रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया, क्योंकि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारे पास में कंड्यूट सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको पर्टिकुलरली। तो जो पावर केबल एंड कम्युनिकेशन केबल है, अगर हमें पैरेलली साथ में रन करना होगा तो उसका जो डिस्टेंस रहता है वो हमारे पास 50 mm का रहता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस बताए गए सेंटीमीटर्स में, ठीक है, ये रेंज में वारी करते हैं, तो इसको प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपके जो भी वैल्यूएबल इसके कमेंट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ अ EHV इक्विपमेंट इट शुड बी फर्स्ट आइसोलेटेड एंड कनेक्टेड टू अ ग्राउंड इन ऑर्डर टू।
एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के बारे में अगर हमारे मेंटेनेंस करना होगा तो हम लोग क्या इसको आइसोलेट करते, देखिए एक क्वेश्चन के ऊपर 3 कॉन्सेप्ट पूछे गए, ठीक है, आइसोलेटर के बारे में। इसको हम लोग आइसोलेट करते और ग्राउंड को कनेक्ट करते। क्यों? अगर ग्राउंड को करना होगा कनेक्ट तो इसका मतलब क्या कि हमारे जो ऑपरेटिंग पर्सनल है उसको भी हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो चार्जिंग कैपेसिटेंस रहता है, ठीक है, इनिशियली इवन इफ उसके अंदर कोई भी हमारे पास लाइव कनेक्शन नहीं है तो भी उसके अंदर एक चार्जिंग कैपेसिटेंस रहता है, वो हमें ग्राउंड करना रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको सबसे पहले आइसोलेट करते हैं और उसको ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं, सो दैट ये दोनों भी हमारे पास में जो कौन से क्वेश्चन है उसको हम लोग अचीव कर सके। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ अंडरग्राउंड केबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, अंडरग्राउंड केबल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो कितना रहता है? सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस करके रखा है अंडरग्राउंड केबल के सेशन के अंदर, वो मैक्सिमम रहता है एट अ कंडक्टर सरफेस एंड मिनिमम रहता है एट द शीट, ठीक है। ये हमारा कोर हो गया और इसके क्रॉस में जो शीट है, ठीक है, इसका हालांकि कंस्ट्रक्शन अलग अलग लेयर्स भी रहते हैं, इसमें बेडिंग हो गया, आर्मरिंग हो गया, वो आप एक बार पढ़ के चाहिएगा जरूर। सेम क्वेश्चन है एज इट इज पूछा गया विदाउट चेंजिंग एनी ऑप्शन, ओके। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 50 माइल्स लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज 50 ohms फॉर 25 माइल्स लेंथ द केबल द सर्ज इम्पीडेंस विल बी व्हाट। मैंने आपको बताया था गाइस कि इसको गलती से भी मार्क करके मत आना कि 50 माइल्स के लिए 50 ohms होगा तो 25 माइल्स के लिए 25 ohms होगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। यहीं पे कोई भी चेंज नहीं होता है क्योंकि सर्ज इम्पीडेंस जो है, ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस ZS इज डायरेक्टली बेसिकली ZS इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ L/C। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ, ठीक है, लेंथ के ऊपर इसका कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो उसको 50 माइल्स के लिए अगर 50 ohms है तो 25 माइल्स के लिए भी उतना ही रहेगा। ऑप्शन 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रल सिस्टम विल रिक्वायर द लाइटनिंग अरेस्टर ऑफ अ लीस्ट वोल्टेज रेटिंग। इसमें से कौन सी न्यूट्रल सिस्टम में लाइटनिंग अरेस्टर की जो कैपेसिटी रहेंगी, ठीक है, वो कम कैपेसिटी का हमें या फिर कम वोल्टेज रेटिंग का हमें रिक्वायर्ड रहेगा। तो वो अगर हमारा सॉलिडली अर्थेड है, ठीक है, ठीक है, अगर ये हमारा सॉलिडली अर्थेड है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो सर्ज अरेस्टर की दैट मीन्स लाइटिंग अरेस्टर की जो वोल्टेज रेटिंग है वो कम लग सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सॉलिडली अर्थेड। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके, क्योंकि हमारे पास में सिस्टम में डायरेक्टली कनेक्टेड है ग्राउंड को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ग्राउंडेड सिस्टम विल हैव अ ग्राउंड फॉल्ट करंट डैश दैट इन द इफेक्टिवली ग्राउंडेड सिस्टम। रेजिस्टेंस ग्राउंडेड सिस्टम में उसका जो ग्राउंड फॉल्ट करंट है वो हमारा लो रहेगा एज कम्पेयर टू द इफेक्टिवली ग्राउंडेड सिस्टम, ठीक है। एक 2 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे गए थे अलग अलग टाइप के ग्राउंडिंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटेंस ऑफ द केबल इज मच मोर देन दैट ऑफ ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कैपेसिटेंस जो है हमारा केबल का वो ज़्यादा रहता है ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो केबल का कैपेसिटेंस ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें जो है पर्टिकुलरली गाइस हाई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी रहती है इंसुलेटिंग मटेरियल की। डिस्टेंस जो है कोर और अर्थेड शीट का वो भी काफ़ी कम रहता है, और डिस्टेंस भी है, ठीक है, कोर का वो भी काफ़ी कम रहता है। इट हैज़ अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द कोर इटसेल्फ। ऑप्शंस तीनों भी इसका करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स ऑप्शन A, B and C ऑल आर ट्रू। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एडवांटेज ऑफ अ न्यूट्रल अर्थिंग इज व्हाट, ठीक है। न्यूट्रल अर्थिंग का जो है एडवांटेज क्या है, हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। इसके कारण क्या है, हमारा आर्किंग ग्राउंड को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो वेरियस एडवांटेजेस है सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस करके रखा है एक सेशन के अंदर पर्टिकुलरली, ओके। दैट आर्किंग ग्राउंड, ठीक है, अगर हम लोग न्यूट्रल अर्थिंग करते हैं तो उसमें हमारा एक एडवांटेज है कि आर्किंग ग्राउंड को भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। जो प्रोटेक्टिव रिलेज यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट द अर्थ फॉल्ट। और पर्टिकुलरली जो हमारे पास ओवर वोल्टेजेस रहता है लाइटिंग के वो भी डिस्चार्ज होती है टू द अर्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द पेयर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है गाइस, देखिएगा एक साइड में लिस्ट 1 है और एक साइड में लिस्ट 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कुछ हमारे पास में फंक्शन या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ इक्विपमेंट्स बताए गए और उसके कारण उसके रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज या फिर उसके पैरामीटर्स। जो थायराइड अरेस्टर्स है, ठीक है, थायराइड अरेस्टर ये हमारा एक नॉन लीनियर रेजिस्टर रहता है, ये हमारा ऑप्शन 4 मार्क हो जाएगा। तो हमारे पास में ऑप्शन 1, 2 और 4th है, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट करते चलना है। सैक टेम्पलेट ये किससे रिलेट करता है पर्टिकुलरली, ये टावर लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास में ये 4th ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अभी हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे। केबल शीथ किससे रिलेट करता है हमारा, ठीक है, ये रिलेट करता है हमारे रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज से, ओके।
ये रिलेट करता है हमारे क्रॉस बॉन्डिंग से रिलेटेड, ठीक है। एंड सर्किट ब्रेकर का जो प्रॉपर्टी है रीस्टैकिंग वोल्टेज, ठीक है, ये आप इसके जो प्रॉपर्टीज है उसके पैरामीटर मैच कर सकते हैं। तो हमारा 1 भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो केबल शीट है क्रॉस बॉन्डिंग के लिए, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं भी पता रहता, ठीक है, जैसे अगर हम लोग कन्फ्यूज होते हैं काफ़ी कबार, ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर का हमारा ये थर्ड मैचअप हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन जो डी में कनेक्टेड है वो है हमारे पास थर्ड, तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ गाइस, जैसे कि आपको मैंने मेंशन करके रखा था, हमारे पास इतने 28 टॉपिक्स का एक हमारा यूपीपीसीएल का काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल, कंपोनेंट डिवाइसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे टॉपिक्स आप इसको एक बार पढ़ सकते हो पॉज करके, ठीक है। इसके बाद में यूटिलाइजेशन हो गया, जहाँ से हमें क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर 10 में से 10 क्वेश्चन हमें पूछे गए थे, ठीक है, इसी पेपर 2 में आप देख सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में कंट्रोल सिस्टम आता है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल है, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गया, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। ये तो हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते आपको पर्टिकुलरली, एनर्जी कंजर्वेशन से लेके इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शंस हो गया, ठीक है, आई रूल्स, CPWD रूल्स, ठीक है, सेम क्वेश्चन हमें एज इट इज देखने को मिलते हैं। 28 टॉपिक्स का हमारा कोर्स है गाइस, ठीक है, जो आपके SSC और बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला है, ठीक है। आप इसको सिर्फ 33 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंगली आप इसको परचेस कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs का। इसमें आपके जो फीचर्स है आप देख सकते हो, ये सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड कोर्स नहीं गाइस, इसके अंदर हमने मेजरली इंपॉर्टेंट है कि टेबल्स और चार्ट को मेंशन करके रखा है, जिसके कारण आपकी काफ़ी जल्दी प्रिपरेशन हो जाती है गाइस, काफ़ी क्विक आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। थियरी और डेटा बेस्ड क्वेश्चन डाल के रखा है और लेटेस्ट क्वेश्चन को हमने डिस्कस करके रखा है, विथ हमने यहाँ पे फ्री ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड करा के रखा है। आप इसमें जो प्राइस देख सकते हो, कंप्लीट एक ईयर के लिए, 1 साल की वैलिडिटी है, ये वीडियो कोर्स है गाइस, ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसके साथ आपको ई बुक्स भी देखने को मिल रही है सिर्फ 399 रुपीज़ में। आपका इसका ओरिजिनली जो प्राइस हमने रखा था वो 499 है, ठीक है। अभी इसका हालांकि हम लोग गारंटी कर सकते हैं कि 30 नवंबर तक इसका जो प्राइस है वो हमारा 399 रहेगा बाय यूजिंग दिस कूपन कोड JE20, ठीक है। अगर इसके बाद भी जाते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट करके उसका जो कोर्स का प्राइस है आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस इसका 499 है। अभी आप आज परचेस करते तो JE20 कूपन कोड लगेगा और ये सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना होगा, सो दैट आपके आने वाले एग्जामिनेशन के हर एक एग्जामिनेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन के लिए ये काम में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेरी रहता है तो प्लीज़ मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं विद इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी पॉपुलर सा सेशन है हमारा, ये कोर्स है हमारा। कूपन कोड भूलिएगा मत, JE20, ठीक है, जूनियर इंजीनियर 20, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच प्रोटेक्शन वुड यू रिकमेंड फॉर अ स्मॉल 100 kVA 11 kV बाय 400 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कौन सा प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ करेंगे स्मॉल 100 kVA 11 kV बाय 400 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए। इसके इसमें हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, बाय फ्यूजेस, ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an overcurrent relay having a current setting of 125% and TSM of 0.6 is connected to a supply circuit through a CT of a 400/5. If the fault current in the system is 4000 ampere, the PSM of the relay is what? ठीक है, देखिए काफ़ी सेम क्वेश्चन हमने ये डिस्कस करके रखा था ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और रेगुलर सेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि प्लग सेटिंग जो है, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना जरूर है, ठीक है। प्लग सेटिंग इज इक्वल टू रिले सेटिंग, रिले सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी CT करंट, ठीक है, ओके। अभी देखो रिले सेटिंग कितना करके रखा है 125% के अंदर, डेसिमल में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में 1.25 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी CT करंट कितना है, ये प्राइमरी साइड हो गया, सेकेंडरी साइड, ठीक है, सेकेंडरी हमारे पास में 5, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6.25। ये तो हमारा इसका वैल्यू आ गया। ये आंसर मत मार्क करना ऑप्शन, ये अभी तो सिर्फ हमने प्लग सेटिंग ही निकाली, लेकिन हमें PSM निकाला है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालना है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, आता अपन ब्लू कलर घेऊया, ठीक है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, which is equals to fault current divided by plug setting multiplied by CT रेशियो, ठीक है। CT रेशियो की बात करते हैं हमारे पास में तो 400/5, 400 डिवाइड बाय 5, इसका CT रेशियो आ जाएगा 80, राइट। तो फॉल्ट करंट कितना है हमारे पास में, फॉल्ट करंट है हमारे पास में 4000, ओके। फॉल्ट करंट इज गिवन एज 4000, प्लग सेटिंग कितना है हमारे पास 6.25,
0.25 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो हमारे पास CT रेशियो है ये हमारे पास में 80, 0 का आंसर। इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हो तो आपको जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारे पास में 8। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है। काफ़ी बेसिक्स और एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ लिया था गाइस। आपको दो ही चीज़ें पता होनी चाहिए थी, एक तो ये पहला ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, प्लग सेटिंग किस तरीके से निकालते हैं और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स के अंदर हमारा रेगुलर सेशन के अंदर काफ़ी बार हम लोग इसको डिस्कस करके रखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करके रखा था गाइस, एज इट इज मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 स्टेप डिस्टेंस प्रोटेक्शन हमने बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन में 3 स्टेप डिस्टेंस प्रोटेक्शन से अगर हम लोग प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो जो रीच रहता है हमारे पास में तीनों भी जोन्स का, ठीक है, ऑफ द रिले एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन टिपिकली एक्सटेंड्स इनटू। तो फर्स्ट इसमें रहता है हमारे पास में 80% ऑफ द लाइन, दूसरा रहता है हमारे पास में 50% ऑफ द सेकंड लाइन एंड थर्ड इसमें वो वेरी करता है। देखिए फर्स्ट रिले का, ठीक है, वो 20% का वो हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, 20% ऑफ द थर्ड लाइन। ओके, ऑप्शन 2 इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें टाइम डिले भी रहता है पर्टिकुलरली, वो भी हमने डिस्कस करके रखा था। जो फर्स्ट जोन में जो इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट होता है 1 से लेकर 2 साइकिल्स में ही ऑपरेट हो जाता है। सेकंड इसकी बात करते थे हमारे पास में 0.2 सेकंड्स में ऑपरेट होता है। थर्ड इसमें हमारे पास 0.4 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक ये ऑपरेट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए गाइस ये सेकंड्स इतने बड़ा रोल प्ले करते हैं, मैं आपको मेंशन कर रहा था। तो ये स्टेप्स प्रोटेक्शन में पर्टिकुलर स्टेप प्रोटेक्शन के अंदर में पर्टिकुलरली होता क्या है कि इतनी बड़े सिस्टम विद इन अ सेकंड ही हमें, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड ही हमें इंटरप्ट करने रहते हैं अगर हमारे पास कोई फॉल्ट होता है तो। नहीं तो अगर 1 से 2 सेकंड हो गया तो मान लो यहाँ पे तो पूरा जो हमारा सिस्टम है वही हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है और काफ़ी लॉस हमें यहाँ पे बियर हो सकता है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन अ पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसमिशन लाइन डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इनहेरेंटली डायरेक्शनल। सेम क्वेश्चन एज इट इज हमने डिस्कस किया था गाइज, मैंने आपको मेंशन किया था। और ये हमारे जो महाट्रांसको का मॉक टेस्ट है गाइज, ठीक है, उसके अंदर भी हमने ये क्वेश्चन डाल के रखा था। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा रिले रहता है जिसमें हमारा इनहेरेंटली डायरेक्शनल है वो है हमारा मो रिले। ओके, अब देखिए अगर हम लोग इम्पीडेंस रिले की बात करते हैं तो ये हमारा वोल्टेज डिस्टेंट, ठीक है, वोल्टेज डिस्टेंस ओवर करंट रिले है। ओके, अगर हम लोग रिएक्टेंस रिले की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ओवर करंट रिले है। ठीक है, ओवर करंट रिले विथ डायरेक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड और जो हमारे पास में मो रिले है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज रेजिस्टेंट, ठीक है, डायरेक्शनल रिले है। ओके, तो जो इनहेरेंटली डायरेक्शन किसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे मो रिले की है। तो ऑप्शन 4 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्स टू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्स टू। डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्ड करता है दो क्वांटिटी के फेजर डिफरेंसेस के बीच में। ठीक है, द फेजर डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अलजेब्रिक डिफरेंस नहीं, वैसे पर्टिकुलरली क्या है डिफरेंशियल रिले, इसका मेजर प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करते हैं इसका 4 आंसर ही करेक्ट होगा। ठीक है, नॉट अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर इलेक्ट्रिकल सिमिलर क्वांटिटीज। उसके जो डिफरेंस रहते हैं जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के फेजर और मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, लेकिन अगर हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बात करें तो डिफरेंशियल रिस्पॉन्स टू द फेजर डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर इलेक्ट्रिकल सिमिलर क्वांटिटीज। ओके, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसिपिएंट फॉल्ट्स इन अ ट्रांसफार्मर कैन बी डिटेक्टेड बाय। रेगुलर सेशन में आपको मैंने बताया था कि इंसिपिएंट फॉल्ट जो हमारे स्लो डेवलपिंग फॉल्ट रहते हैं, ठीक है, स्लो डेवलपिंग फॉल्ट्स रहते हैं वो हमारे बुकोस रिले के द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इंसिपिएंट फॉल्ट, ठीक है, जो स्लो डेवलपिंग इंटरटर्न फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, बुकोस रिले। ये हमारा गैस एक्चुएटेड डिवाइस है और ये बिटवीन कहाँ पे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये बिटवीन मेन टैंक एंड कंजर्वेटर इसके बीच में हमारा कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन एक पूछा गया था एग्जामिनेशन में। तो बुकेज रिले एक इंसिपिएंट फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सप्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंट द आईडीएमटी रिले कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आईडीएमटी के रिले कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन करेक्टली एक्सप्रेस करता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन 3 टीएमएस। ठीक है, इन ब्रैकेट 0.12 0.14 0.14 डिवाइड बाय PSM टू द पावर 0.02 -1। ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा आईडीएमटी रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। सो देखिए गाइस यहाँ पे जो है आईडीएमटी के लिए वेरी इनवर्स और एक्सट्रीम इनवर्स के लिए इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है गाइस। ठीक है, इसके ग्राफ्स भी हमारे पास चेंज होते हैं पर्टिकुलरली। तो आईडीएमटी रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करते हैं तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास ऑप्शन 3 में गिवन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अ डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर द सिटी सेकेंडरी शुड बी इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, द सिटी ऑफ द सेकेंडरी शुड बी इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, स्टार डेल्टा, ठीक है, वो रिवर्स इन्वर्स कर दी जाती है, ठीक है। तो जो हमारा फेज शिफ्ट जो रहता है पावर ट्रांसफार्मर का बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड करंट ट्रांसफार्मर का, तो हम लोग रिवर्स कॉन्फिगरेशन में जनरली कनेक्ट करके रखते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोटेक्ट द अल्टरनेटर अगेंस्ट अनबैलेंस्ड लोडिंग डैश रिलेज यूज, ठीक है, अनबैलेंस लोडिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना अगर हमें अल्टरनेटर का, तो हम लोग कौन सा रिले यूज करते हैं, उसके हम लोग नेगेटिव सीक्वेंस करंट फिल्टर विद ओवर करंट रिले इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। बुकोज रिले हो गया, हमारे पास डायरेक्शनल ओवर करंट रिले हो गया, ठीक है, या फिर इनवर्स डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, तो कहाँ पे यूज होता है पर्टिकुलरली, वो हम लोग सेपरेट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करूँ कि आपको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस दूँ हर एक क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आर एक्स प्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पीडेंस रिले इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, ठीक है। आर एक्स प्लेन में, अब देखिएगा, आर एक्स प्लेन में जो इम्पीडेंस रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं, अ सर्कल विद अ सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पे एक्स रहता है और यहाँ पे हमारे पास आर, ओके, एक्स एक्सिस पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे ट्रिप का होता है, ये हमारा कंप्लीट पोर्शन है ट्रिप का, ओके, और जो हमारे पास में ब्लॉक है इसके आउटर में ब्लॉक होता है पर्टिकुलरली। तो आपको जो डायरेक्शनल प्लेन इंपीडेंस, एंगल इंपीडेंस की जो अलग अलग हमारे पास प्रॉपर्टीज रहते हैं विद ओरिजिनेटिंग एट 0, या फिर कुछ आर एक्स प्लेन में कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक भी दे सकता है, और ये कौन सा रिले है, ठीक है, ये हमें ऐसा क्वेश्चन में बन सकता है, तो वो भी हमें डिस्कस करना होगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पावर फैक्टर्स डीजी सेट इज लाइकली टू गिव हायर इफिशिएंसी। ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर हमारे पास पावर फैक्टर 1 रहता है, ठीक है, इफ आवर पावर फैक्टर विच इज कॉस ऑफ फाई ये अगर 1 रहता है, तो हमारा डीजल जनरेटर सेट जो है हमारा हमें हायर इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंक्रोनस मशीन डिलीवर्स मैक्सिमम पावर एट अ पावर एंगल ऑफ, ठीक है, जो सिंक्रोनस मशीन है वो डिलीवर करता है हमारा मैक्सिमम पावर एट अ पावर एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, बेसिकली जो मैक्सिमम पावर आउटपुट जो रहता है हमारा अल्टरनेटर का, वो ऑकर होता है एट वेयर लोड एंगल इज लेस देन 90 डिग्री पर्टिकुलर। तो हमारे पास ऑप्शन इसका 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ हाइड्रो जनरेटर द ड्राइविंग टॉर्क कैन बी चेंज बाय कंट्रोलिंग द, ठीक है, हाइड्रो जनरेटर के अंदर जो हमारा ड्राइविंग टॉर्क है वो लोग चेंज कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द गेट ओपनिंग। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग टॉर्क हम लोग गेट ओपनिंग जो है हमारे हाइड्रो टर्बाइंस के, ठीक है, या फिर हम लोग थ्रॉटल ओपनिंग के बाद, या फिर थ्रॉटल ओपनिंग ऑफ द स्टीम टर्बाइन, ठीक है, उसके कारण भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला कि हाइड्रो जनरेटर्स की बात करें तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, स्टीम टर्बाइन के जो थ्रॉटल ओपनिंग है उससे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन या फिर हम लोग गेट ओपनिंग जो है हाइड्रो टर्बाइंस की, उसके कारण भी हमारा ड्राइविंग टॉर्क जो है, ठीक है, पर्टिकुलर ये पॉइंट पे हमें फोकस करना है, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इन अ मैकेनिकल इनपुट ऑफ द टू अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन अ सिंक्रोनस मोड causes, ठीक है, द चेंजेस इन द मैकेनिकल इनपुट ऑफ द टू अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन अ सिंक्रोनस मोड causes द चेंज इन किलोवाट शेयरिंग ऑफ द टू अल्टरनेटर विदाउट डिस्टर्बिंग द KVR, ठीक है। अगर हमारा मैकेनिकल इनपुट चेंज होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था इसकी किलोवाट ही हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर KVR चेंज करना रहेगा तो हमें यहाँ पे एक्साइटेशन पे चेंज करना रहेगा। ओके, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ मैन्युअली ऑपरेटेड डीजी सेट द चेंज ओवर स्विच मस्ट बी ऑफ, ठीक है, मैन्युअली ऑपरेटेड डीजी सेट पे जो चेंज ओवर स्विच जो है वो हमारा 4 पोल का होना चाहिए। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है, मैन्युअली ऑपरेटेड डीजल जनरेटर सेट का। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो चेंज ओवर स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ इन्वर्टर इन यूपीएस सिस्टम। काफ़ी सिंपल है, यूपीएस सिस्टम में इन्वर्टर का काम रहता है, वो रहता है डीसी टू एसी कन्वर्जन के लिए, जस्ट लाइक अपोजिट टू द रेक्टिफायर। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्टरनेटर इज सेट टू बी एन ओवर एक्साइटेड व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट। यहाँ पे दोनों भी क्वेश्चन जो है गाइस पेपर 1 पेपर 2 में वो उन्होंने गलत मार्क करके मेंशन किया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेटर हम लोग ओवर एक्साइटेड कब कहते हैं, जब ये ऑपरेट होता रहता है एट अ लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। अल्टरनेटर की बात कर रही है गाइस, ठीक है। अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर की बात करते थे, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की बात करते थे जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन इसका 3 करेक्ट आंसर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने करेक्ट 2 मेंशन करके रखा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ डीजी सेट। डीजी सेट का इसका एडवांटेज क्या है कि ये काफ़ी क्विकली स्टार्ट होता है, क्विकली स्टॉप ये भी होता है, ठीक है। ये क्विक स्टार्ट एंड क्विक स्टॉप जो है पॉसिबल है। नॉइस एंड पॉल्यूशन लेवल देखिए, ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। पॉल्यूशन लेवल लेस रहती क्या नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है क्या नहीं, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो लोएस्ट नहीं, ठीक है। डीजल जनरेटर सेट की बात कर रहे हैं, 1 ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ द टू अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन अ पैरेलल कॉन्सेप्ट। अब सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर दो क्वेश्चंस पूछे गए। एक तो जो उसका प्राइम मूवर का इनपुट हो गया, जैसे मैकेनिकल इनपुट मैंने मेंशन किया था, जिससे हमारा किलोवाट जो है वो हमारा चेंज होता है। अगर हमारा एक्साइटेशन चेंज होता है तो उसके कारण हमारा केवीआर पे इसका डिपेंड आता है, ठीक है। ओनली केवीआर शेयरिंग ऑफ अ टू अल्टरनेटर विदाउट डिस्टर्बिंग किलोवाट शेयरिंग ऑफ द टू मशीन विल बी डिस्टर्ब। एक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता तो उससे आप दो क्वेश्चन आसानी से करेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे, क्योंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है वो दोनों भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्टरनेटर इज सेड टू बी अंडर एक्साइटेड। अब देखिए यहाँ पे अंडर एक्साइटेड बात कर रहे हैं जब वो ऑपरेट होता है हमारा लैगिंग पावर फैक्टर पे, लेकिन यहाँ पे उनका जो करेक्ट आंसर मार्क करके था वो थर्ड था, ठीक है। तो इस बात का भी आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, ठीक है। जो एनर्जी कंजम्पशन है ऑफ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ एनर्जी इंटेंसिटी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन एक्सेस अलाउज द बल्क पावर कंज्यूमर्स टू बाय, ठीक है। ओपन एक्सेस है, मान लो हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पावर सिस्टम है, हमारे पास में ओपन एक्सेस है सभी का, तो हम लोग चीप पावर मार्केट से खरीद सकते हैं, जहाँ कैसे पे चाहे वहाँ से, ओके। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस ये। Next question is, as per the Energy Act 2003, an energy audit should be carried out in all commercial, industrial and institutional building having connected load more than, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 500 किलोवाट। 500 किलोवाट के ऊपर का अगर हमारे पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहाँ पे टोटल लोड है कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट से ऊपर, तो उसका एनर्जी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंगली उसका एनर्जी ऑडिट होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद उन्होंने मेंशन करके रखा था कि जो कमर्शियल बिल्डिंग है जिसका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट है, ठीक है, उसमें जो है मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स होने ही चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी स्टैंडर्ड्स एंड इलेक्ट्रिकल ऑडिट जो है दीज आर द टू डिफरेंट थिंग, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 3 ही रहेगा, ओके। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के मन में इसका 1 भी मार्क करके उन्होंने आए थे, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल आउटेज कॉस्ट, ये किससे रिलेट करती है? मार्जिनल आउटेज कॉस्ट जो है इकोनॉमिक लॉसेस से रिलेट करती है, ना कि पावर, एनर्जी एंड रनिंग कॉस्ट से, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन एलिमिनेट कर ही सकते थे। ऑप्शन 3 एंड 4 में इसका 3 ही करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ पर्टिकुलर पावर द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट इज मिनिमम वेन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज, ठीक है। एक पर्टिकुलर पावर के लिए जो करंट ड्रॉ होगा सर्किट का वो कम रहेगा जब हमारा पावर फैक्टर का वैल्यू यूनिटी रहेगा। एक क्वेश्चन के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे हमारा डीजी सेट का यूनिटी था उसका आंसर, और यहाँ पे पावर फैक्टर जो है अगर हमारा यूनिटी रहता है तो जो रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन है वो 0 ही हो जाएगा अल्टीमेटली, तो उसके कारण जो करंट ड्रॉ होगा वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंस्टॉल कैपेसिटी मार्केट आई कैप रिक्वायरमेंट इज %% ऑफ द पीक लोड। तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है 110% ऑफ द पीक लोड, 110% है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंज्यूमर्स आर एनकरेज टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एट डैश लोड फैक्टर। कंज्यूमर्स को एनकरेज किया जाता है कि उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे हायर लोड फैक्टर पे ये यूटिलाइज करे, ठीक है। वो हालांकि इट इज नॉट हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वी कैन यूज द कंप्लीटली 1 लोड फैक्टर, क्योंकि लोड फैक्टर इट शुड बी लेस देन 1, ओके। जैसे कि डाइवर्सिटी फैक्टर जो रहता है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो लोड फैक्टर का एक आइडियली अगर हम बात करते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो हमारा 1 ही होना चाहिए, 1 नहीं है गाइस, ऑप्शन 1 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इट शुड बी हाई, ठीक है, इट शुड बी हाई, ओके, एज मच एज हाई वो होना चाहिए कि ऑप्शन 1 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। इसके चेंजेस जो है मैंने आपको बताया था, जैसे लोड फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का मैंने सेशन मेंशन किया था गाइस, इसको आप देख लीजिएगा। एक सेकंड में इसका जो स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर देता हूं सो दैट आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, यहाँ पे सीधा सीधा मैंने मेंशन करके रखा है। इस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न जो है वो हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं करके, और ये प्रूवन कोर्स है, ये प्रूवन नॉट अ कोर्स, ये हमारा प्रूवन वीडियो है। आप इसको यूट्यूब पे जाके हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, ठीक है। पावर जनरेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के ऊपर ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी हमें निकालना रहता है, ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे एक सेशन के अंदर से कवर अप हो जाते हैं। और 100% मैंने आपको मेंशन कर रहा था, हर एक एग्जामिनेशन में मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये इसका लोड फैक्टर बढ़ने या घटने से क्या होगा, मान लो आपका एक इंटरव्यू है, ठीक है, अगर आप जाते हो इंटरव्यू में और यहाँ पे पूछा जाता है आपको कि लोड फैक्टर अगर बढ़ता है या फिर घटता है तो उसके कारण कॉस्ट के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट आएगा, क्या आपको ये पता है, ठीक है। ये भी हमने इसके अंदर डिस्कस करके रखा है, इस सेशन को डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। इसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोड फैक्टर। अब देखिए सेम क्वेश्चन हमने उसके अंदर डिस्कस करके रहता है, सेकंड क्वेश्चन है अभी तक हमारे। लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम डिमांड मीटर रिकॉर्ड्स। मैक्सिमम डिमांड मीटर जो है हमारा केवीए रिकॉर्ड करता है, नॉट किलोवाट, केवीएच, केडब्ल्यूएच एंड केवीआर नहीं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एस्टैब्लिशेस हार्मोनिक करंट डिस्टॉर्शन लिमिट एट द पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म पता है आपको क्या होता है? पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग। पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो IEEE स्टैंडर्ड 519/2014 है, ये हमारा इसके रिलेटेड स्टैंडर्ड है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेकिंग करंट ऑफ अ सीबी इज इक्वल टू। T&D कोर्स के अंदर भी डाल के रखा था, रेगुलर सेशन भी हमने डिस्कस करके रखा था। मैंने बताया था मेकिंग करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज 2.55 टाइम्स ऑफ द सिमेट्रिकल मेकिंग करंट। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन 100% पूछा गया एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज RRV इज गिवन बाय। ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ये डिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग दिस फार्मूला EM डिवाइड बाय √LC। ओके, और ये किसका, इसका यूनिट क्या होता है? किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ओके, ऑप्शन 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर इज सुटेबल फॉर। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है वो सुटेबल किसके लिए? हाई करंट इंटरप्शन एट अ लोअर वोल्टेज। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर इज सुटेबल फॉर हाई करंट इंटरप्शन एट अ लोअर वोल्टेज। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर अ लो वोल्टेज प्रोटेक्शन इज व्हाट। ठीक है, सबसे सस्ता, सबसे लिस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन है हमारे लो वोल्टेज सिस्टम का, वो हमारा फ्यूज ही है। बेसिक प्रोटेक्शन और सबसे चीप। ठीक है, एक सिंगल वायर लगता है और एक हमारा उसके लिए उसका कार्ट्रिज लगता है, किटकैट हो गया, फिर कुछ अलग दूसरा हो गया। तो सबसे बेसिक प्रोटेक्शन कौन कराता है? हमारा फ्यूज। हालांकि ऑयल सर्किट ब्रेकर भी एक्सपेंसिव, आइसोलेटर भी है। ठीक है, ऑयल सर्किट भी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द फ्यूज। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। In HVDC switching system, the artificial current zero is produced by switching in HVDC switching systems में जो artificial current zero जो है वो प्रोड्यूस होता है by using LC circuit in a parallel with the main circuit breaker. Okay? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86 क्वेश्चन है हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन प्रिंसिपल। सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस करके रखा रेगुलर सेशन के अंदर। आप देख सकते हो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे थे, पर्टिकुलरली पेपर 2 की बात कर रहा मैं। ठीक है, पेपर 2 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल रहा है। तो जो हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन है प्रिंसिपल है वो यूज़ किया जाता है इन अ लो वोल्टेज AC एंड मीडियम वोल्टेज AC एज वेल एज DC के लिए। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लो रेजिस्टेंस मेथड को हम लोग करंट जीरो मेथड करते हैं, वो सिर्फ हमारे AC सर्किट ब्रेकर के लिए लिमिटेड है। लेकिन हाई रेजिस्टेंस मेथड जो है हमारे लो वोल्टेज कैपेसिटी के जो हमारे AC सर्किट ब्रेकर रहते हैं और DC सर्किट ब्रेकर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दोनों का डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। एक क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस करके रखा था गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज करेक्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, अर्थिंग स्विच व्हाइल ओपनिंग अ सर्किट। ओपनिंग और क्लोजिंग के वक्त आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना। अगर हम लोग ओपनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं, उसके बाद हम लोग आइसोलेटर को ओपन करते हैं और अर्थिंग स्विच को क्लोज करते हैं। क्लोजिंग की बात करते हैं तो हम लोग इसको ओपन करेंगे, ठीक है, आइसोलेटर को क्लोज करेंगे और यहाँ पे सर्किट ब्रेकर को भी हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, दोनों भी सीक्वेंस ध्यान में रखना होगा, जस्ट रिवर्स है। एक ध्यान में रख लो, दूसरा आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर जाएगा। अर्थिंग स्विच को हम लोग क्यों क्लोज करते गाइस? क्योंकि इसके कारण क्या होता है हमारे पास में जो भी हाई डिस्चार्ज करंट है, कैपेसिटिव डिस्चार्ज करंट से वो हमारे ग्राउंड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनर्जी बैलेंस थ्योरी कैसिस एनर्जी इक्वेशन। कैसिस एनर्जी इक्वेशंस को क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी बैलेंस थ्योरी भी कहते हैं। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, ये होगा हमारे पास में dQ/dt इज इक्वल टू EI माइनस N। ठीक है, I क्या हमारा करंट है टोटल, E क्या है हमारे पास में, ये डिफाइन होता है हमारे पास में वोल्ट्स पर सेंटीमीटर में। ठीक है, और N क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास टोटल पावर लॉस है। ठीक है, टोटल पावर लॉस पर सेंटीमीटर में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पावर सिस्टम्स आर रिस्पेक्टिवली 1 हेनरी एंड 0.01 माइक्रोफैरेड and the instantaneous value of interrupted current is 10 ampere, then the voltage across the breaker contact will be what। ठीक है, इसका काफ़ी सिंपल है गाइस। वोल्टेज कितना रहेगा ब्रेकर कॉन्टैक्ट? अगर आपको फॉर्मूला पता है मैं आपको मेंशन करा देता हूँ। V इज इक्वल टू IA मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट L बाई C।
ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आई का वैल्यू कितना है हमारे पास 10, ठीक है, 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट एल का वैल्यू कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास 1 हेनरी डिवाइड बाय कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है 0.01 इंटू 10⁻⁻⁶, इसका वैल्यू रहेगा हमारे पास में 100 kV। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज स्टीप वेव्स इज प्रोवाइडेड बाय। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज स्टीप वेव किससे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग ग्राउंड वायर्स एंड लाइटनिंग अरेस्टर, दोनों से। ओके, ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेफ्रिजरेंट इज अनडिजायरेबल। इसमें से कौन सी जो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी है वो अनडिजायरेबल है, ठीक है, वो है हमारे पास लो बॉइल, ये हमारे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, नहीं, ये मैंने आई गेस हमने अभी रिसेंटली कोई तो भी सेशन के अंदर डिस्कस किया था, कुछ ही सेशन के अंदर। तो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी वो हमारी होनी चाहिए, इट शुड हैव अ लो बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एंड लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, ये भी हमारे डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद भी काफ़ी सारे, मान लो 7 से 8 इंपॉर्टेंट डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है, वो आपको पता होना जरूरी है। सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है हमारे पास में, विच इज अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी इन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर हम लोग एक प्रॉपर थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से कौन सी उसकी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हाई मॉइस्चर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, ऐसा होनी चाहिए कि नहीं, वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लो थर्मल कंडक्टिविटी, इम्परवियस टू वाटर वेपर, ठीक है, इम्परवियस टू वाटर वेपर, ये भी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस टू द फायर, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एटिक फैन कैपेसिटी शुड बी सच दैट इट शुड प्रोवाइड डैश एयर चेंजेस पर आवर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 30 एयर चेंजेस। अगर हम लोग मिनिमम की बात करें तो एटलीस्ट 10 चेंजेस पर ये होने ही चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे मिनिमम नहीं बोला गया, तो इसमें एक स्टैंडर्ड रेटिंग बताई गई, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 30, ना कि 10। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल बाय। देखिए जो हम लोग गैस जो बोलते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली कि हमारे फ्रिज की गैस खराब हो चुकी है, गैस गई है, ठीक है, तो हम लोग गैस ना बोलते, इट इज़ अ रेफ्रिजरेंट पर्टिकुलरली, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो फ्लो कंट्रोल होता है उस रेफ्रिजरेंट का, वो हमारे एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके घर का जो रेफ्रिजरेटर रहता है, ठीक है, आपके पीछे इस तरीके से ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर रहता है, और यहाँ पे हमारे पास कंडेंसिंग ट्यूब रहते हैं, इस तरीके से कुछ ट्यूब्स रहते हैं रेफ्रिजरेटर के पीछे। ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व के बाद में यहाँ पे एक हमारा लो प्रेशर लिक्विड, कोल्ड हमारा लो प्रेशर लिक्विड हमारे देखने को मिलता है। ये यहाँ पे हमारे पास सारे हम लोग यहाँ पे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं। इसकी साइकिल में एक्सप्लेन करा दूंगा गाइस, क्योंकि इसको इतना इजीली हम लोग 1 से 2 मिनट में नहीं समझ सकते, काफ़ी अच्छी तरीके से इन डेप्थ समझना होगा, तो वही जाके हम लोग समझ सकते हैं। इसकी एक साइकिल भी रहती है हमारे पास में, वो भी हमें समझना उसी के लिए ज़रूरी भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग क्लास ऑफ रेफ्रिजरेंट इज यूज टू कूल्ड बाय एब्जॉर्प्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ अ हीट फ्रॉम द सब्सटेंस टू बी रेफ्रिजरेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा क्लास 1, ठीक है, क्लास 1 टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट इज यूज टू कूल बाय एब्जॉर्प्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ अ हीट फ्रॉम द सब्सटेंस टू बी रेफ्रिजरेटेड। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट डिजायरेबल फॉर आइडियल रेफ्रिजरेंट। इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो डिजायरेबल नहीं है आइडियल रेफ्रिजरेंट की, वो है हमारे पास लोअर एंथैल्पी एवापोरेशन। Option 3 will be the correct answer in this case. Lower enthalpy of evaporation, it is not a desirable properties for ideal refrigerant. Next question is which of the following can be ट्यूबिंग मेटल्स फॉर अ वाटर कूल्ड कंडेंसर। इसमें से ट्यूबिंग मेटल कौन सा है, ठीक है, वाटर कूल्ड कंडेंसर के लिए वो जनरली कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का रहता है, ठीक है, क्यूप्रो निकल, ठीक है, इसको हम लोग कॉपर निकल भी कहते हैं, ठीक है, ये भी हमारे यूज़ किए जाते हैं। जो ट्यूब मेटल रहता है, ठीक है, जो ट्यूब्स हमारे बने रहते हैं वो हमारे पास कॉपर, स्टेनलेस स्टील या फिर क्यूप्रो निकल रहता है। जनरली तो कॉपर ही रहता है पर्टिकुलरली, क्योंकि हीट डिसिपेशन और हीट एब्जॉर्प्शन उसका काफ़ी अच्छा है कॉपर का। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन हालांकि इसके ब्रास, ठीक है, और कॉपर निकल वगैरह हो गए, अलॉयज हो गए, ठीक है, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस कंसिडरेशन। Next question is 1 ton refrigerating machines means that 1 टन रेफ्रिजरेटिंग मशीन किसको कहते हैं कि जहाँ पे हमारे पास 1 टन ऑफ आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स में, एंड द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू द 14,000 किलो जूल पर आवर। ऑप्शन 4 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, आपने देखा होगा कि एसी कितने टन का है, हम लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है, इट इज़ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बेसिकली।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल, इसमें से कौन सा ज्वलनशील और हाईली टॉक्सिक सबसे जहरीला हमारा रेफ्रिजरेंट है, तो है हमारे पास में अमोनिया गाइस। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल वेपर कंप्रेशन सिस्टम वीसीआर साइकिल में कितना रहता है एज कम्पेयर टू द वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम में। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो रहता है प्रैक्टिकल वेपर कंप्रेशन सिस्टम का वो हमारा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द VAR साइकिल। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारे कंप्लीट 100 + 100 ऐसे मिलाते हुए 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 जो 29 अक्टूबर को पूछे गए थे गाइस, ठीक है। आपको आज का सेशन कैसा लगा और इसके पहले भी 2 सेशंस आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा। कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है तो प्लीज़ मुझसे कम्युनिकेट कीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और टेलीग्राम और कोचिफाई ऑफिशियल की जो टेलीग्राम हैंडल्स है उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं यहाँ पे आपको देते रहता हूँ टेलीग्राम पे। चैनल को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाई को भी यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। प्रीवियस सेशन देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा और मराठी का कोर्स जो है वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो सैम्पल क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे।